नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएच डांगरा स्वागत करता हूं सब लोग के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक हमने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है। एपी 3, 15, 27, 39 डेश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यह हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखते हैं हल। क्या दी हमें एपी 3, 15, 27, 39 डेश। यहाँ प्रथम पद ए कितना दिया है 3 और सार्वंतर डी कितना A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 15 और A1 कितना है 3, तो D कितना आ जाएगा 12। हमें D भी मिल गया और A भी। अब हमें क्या याद करना है कि इस AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। यहाँ लिखते थे माना कि दी गई AP का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक, ये हमने मान लिया। तो लिखेंगे क्या 54वें पद से 132 अधिक है कौन सा पद nवां पद, तो nवें पद और 54वें पद में अंतर कितना होगा 132 का। तो यहाँ लिखेंगे an और a 54, ये nवां पद है और ये 54वां पद है, दोनों में अंतर कितने का है 132। देखिए अब इनके सूत्र लगा देते हैं। तो an का सूत्र क्या है a धन n ऋण 1 गुणित d, और a 54 का सूत्र क्या होगा a धन 53 d बराबर 132। अब ये धन से खुलेगा तो क्या होगा a धन n ऋण 1 d, ये ब्रैकेट जो है ऋण से खुलेगा तो यहाँ क्या होगा ऋण है, ऋण का गुणा धन में तो ऋण 53 d बराबर 132। अब ये धन का और ये ऋण का ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब n ऋण 1 गुणित d और 53 d, इन दोनों में से d को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा n ऋण 1 ऋण, यहाँ कितना बचा 53, और इन दोनों में से हमने d को कॉमन ले लिया बराबर 132। अब d का मान रख देते हैं, इसको खोल लेते हैं। यहाँ कितना होगा n ऋण 1 ऋण 53 और d की जगह कितना रख दें 12 बराबर 132। ये 12 इसके बटे में चले जाएगा। यहाँ कितना बचा n ऋण ये 53 और 1 54 बराबर 132 बटे 12। अब 12 से इसको काट देते हैं, 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचा, एक तो इधर 12 फिर 12 एकम 12, तो n बराबर 11 और 54 उधर जाएंगे तो धन की n बराबर 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो n कितना आया 65। अतः AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। देखो प्रश्न नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इसको लिखते हैं हल। मान लेते हैं दो समांतर श्रेणी है, तो यहाँ मान लेते हैं माना कि दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः
ए और ए तथा समान सार्वंतर डी। क्या मान लिया हमने? दो समांतर श्रेणी है तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद स्मॉल है तथा समान सार्वंतर कितना? डी मान लिया। अब हमें क्या दिया है इसमें? 100 पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया? अब पहली जो समांतर श्रेणी रहेगी उसका 100वां पद कौन सा होगा? ए 100। और जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसका 100वां पद क्या होगा? ए 100। इन दोनों का अंतर हमें कितना दिया है? 100। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर 100 है तो कितना आएगा? ए धन 99 डी। डी तो दोनों में समान है तो डी एक जैसा आएगा, प्रथम पद अलग आएगा। फिर ये दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद कितना आएगा? ए धन 99 डी। यहाँ पर 100 इसलिए यहाँ 99 आएगा बराबर 100। अब इसको ब्रैकेट को धन से खोलेंगे तो कितना आएगा? ए धन 99 डी। ये ब्रैकेट किससे खुलेगा? ऋण से। तो क्या होगा? ये ऋण का दोनों में गुणा हो जाएगा तो दोनों ऋण के हो जाएंगे। तो ऋण है ऋण 99 डी बराबर 100। अब ये देखो ये 99 धन का और ये ऋण का, इससे ये कट जाएगा। बचा क्या? ए ऋण ए बराबर 100। ये हो गई समीकरण 1। अब हमें क्या याद करना है? हजारों पदों का अंतर। तो यहाँ लिख देते हैं ए 1000 ऋण ए 1000 बराबर। अब यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी का हजारवां पद कितना होगा? तो यहाँ लिखेंगे ए धन 1000 लिखा है तो एक कम करेंगे तो 999 डी। फिर ये दूसरी समांतर श्रेणी का हजारवां पद क्या होगा? ए धन 999 डी। ठीक है, डी दोनों में समान है, प्रथम पद अलग अलग है। 1000 है तो यहाँ पर 999 आएगा, यहाँ भी 1000 है तो यहाँ पर भी 999 आएगा, एक कम। अब इसको धन से खोल देते हैं तो कितना आएगा? ए धन 999 डी ऋण। ये ऋण से खोलेगा दोनों, ये दोनों ऋण के हो जाएंगे तो ए ऋण 999 डी। अब ये देखो 999 डी धन का और ये 999 डी ऋण का, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। क्या होगा? ए ऋण ए। अब यहाँ पर देखो ये मान हमने पहले ही निकाल लिया है। ए ऋण ए कितना है? 100। तो यहाँ पर कितना रख देंगे? 100 और साइड में लिखेंगे किससे? समीकरण 1 से। तो हजारों पदों का अंतर कितना आया? 100। तो यहाँ लिख देंगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों के हजारवें पदों का अंतर 100 होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 12वां कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? लिख लेते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है निम्न होगी। क्या होगी? अब 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से, और कहाँ तक जाती है? 999 तक। ये 3 अंकों वाली संख्या है। अब 7 से विभाज्य संख्या लेना है तो हम 100 में 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, कितना? 3, ऊपर से उतारी 0। अब 7 का पढ़ा इतनी बार बोलिए कि 30 से आगे जाए तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? ऋण 5। मतलब ये 100 7 से विभाज्य होगी पर उसमें 5
कम पड़ रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105। तो 3 अंकों की जो पहली संख्या होगी जो 100 से विभाज्य होगी वो कौन सी होगी, 105। तो यहाँ लिखेंगे 105, पहली संख्या हो गई 105। अब 7 से विभाज्य होगी तो अगली संख्या इससे 7 ज़्यादा होगी, तो कितना लिखेंगे, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। फिर अगली कौन सी होगी, इससे 7 ज़्यादा होगी तो कितनी आएगी, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119। इस प्रकार ये चलता जाएगा। अब अंतिम संख्या क्या होगी, तो 999 3 अंकों की अंतिम संख्या है, इसमें हम 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, बचे 2, ऊपर से 9, 7 चौक 28, बचे कितने, 1, ऊपर से उतारा 9, 7 दूनी 14, कितना बचा, 5। ठीक है, तो ये 999 5 ज़्यादा है, 7 से विभाज्य होने में इसमें 5 ज़्यादा है, तो इसमें से 5 कम कर देते हैं। 999 में से 5 कम कर देते हैं तो कितना आएगा, 994। तो अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली वो कौन सी आ गई, 994। अब इन सब में 7-7 का अंतर है तो ये एक एपी बन गई। अब इसे अपने को कितनी संख्या है, मतलब ये टोटल कितने पद है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम पद ए कितना, 105, डी कितना, A2 माइनस A1, A2 कितना है 112, ऋण 105, तो डी कितना आ जाएगा, 112 में से 105 घटाएंगे तो 7, तो सारवंतर आ गया 7 और प्रथम पद आ गया 105। अब ये हम मान लेते हैं कि ये nवां पद है, तो यहाँ लिख देते हैं माना an बराबर 994 और n हमें ज्ञात करना है। चूंकि an कितना है 994, सूत्र लगा देते हैं, कितना आएगा, a धन n ऋण 1 d बराबर 994, मान रख देते हैं। a कितना 105 धन n हमें मालूम नहीं है ऋण 1 और d कितना है 7, तो यहाँ लिख देते हैं 7 बराबर 994। 105 उधर चले जाएंगे तो n ऋण 1 गुणित 7 बराबर 994 ऋण 105, n ऋण 1 गुणित 7 बराबर, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 4 में से 5 ने 14 मान लो, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, अब ये 7 इसके बटे में चले जाएंगे तो n ऋण 1 बराबर 8 8 9 बटे 7, 7 से इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा 1 तो 18, 7 दूनी 14, बचे 4 तो 49, 7 साथी 49, तो n बराबर 127, ये एक उधर जाएगा तो धन का, तो n बराबर कितना आ गया 128। तो कितने पद आए 128, अतः 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से विभाज्य कितनी है 128। तो यहाँ लिख देंगे अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं 128 है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या दिया है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज निम्न है। कौन से होंगे, अब 10 से बड़ी जो संख्या 4 से विभाज्य हो वो कौन सी है, 12, 4 3 12, फिर 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऐसे आगे जाएंगे कहाँ तक 250। क्या 250 4 से विभाजित है, हाथ दे के देख लेते हैं। 4 छंग 24, घटाएंगे तो कितना 1, कितना बचा
ऊपर से कितना उतारेंगे 0, फिर 4 दूनी 8, कितने बच गए 2, मतलब 250 में 2 ज़्यादा है, 250 में 2 ज़्यादा है। अगर इसमें से 2 कम कर दें तो जो संख्या आएगी वो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 250 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 248। तो 248 4 से विभाजित होगी तो अंतिम संख्या कौन सी होगी 248। अब ये KP बन गई। अब हमें कितने संख्या है ये हमें ज्ञात करना है, तो हम इनका मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर A कितना 12, प्रथम पद 12, फिर D सार्वंतर कितना A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद है 16, पहला पद 12, तो D कितना आ जाएगा 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, तो D का मान 4 माना। nवा पद कितना है 248, यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि an कितना 248, यहाँ सूत्र लगा देते हैं a धन n ऋण 1 d बराबर 248। a का मान रख दो, a का मान कितना 12, तो यहाँ रख दिया 12 धन n ऋण 1 और d का मान कितना 4, यहाँ रख देंगे 4 बराबर 248। 12 का उधर पहुँचाते हैं तो n ऋण 1 गुणित 4 बराबर 248 ऋण 12, तो n ऋण 1 गुणित 4 बराबर 248 में से 12 घटा दो तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6, 4 में से 1 तो 3 और 2, अब ये 4 इसके बटे में चले जाएंगे तो n ऋण 1 बराबर 236 बटे 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, बचे 3 तो 36, 4 की 36। तो इनका मान कितना आया 60, यहाँ पर लिख देंगे हम। अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डेश और 3, 10, 17 डेश के nवें पद बराबर होंगे। मतलब n के किस मान के लिए इन दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, तो n का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 2 श्रेणियां दी हैं तो दोनों के प्रथम पद अलग मान लेंगे और सार्वंतर भी अलग मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि दोनों श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः कैपिटल A और स्मॉल a तथा सार्वंतर क्रमशः कैपिटल D और स्मॉल d है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो पहली समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद A और सार्वंतर कैपिटल D, और जो दूसरी समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद स्मॉल a और सार्वंतर स्मॉल d। यहाँ कैपिटल A कितना हो जाएगा, जो पहली श्रेणी है उसका पहला पद कितना 63, और कैपिटल D कितना हो जाएगा, इन दोनों में से D निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। सूत्र क्या होगा A2 माइनस A1, तो D कितना आ जाएगा 65 ऋण 63, तो D आया 2, D का मान 2 और A कितना, और दूसरी समांतर श्रेणी से पहला पद निकालेंगे तो A कितना आएगा 3, सार्वंतर D, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो सूत्र क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 10 और A1 3, तो 10 में से 3 घटा देंगे तो D कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि
nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे? तो माना कि दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर है। क्या मान लिया हमने कि दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं, पहली श्रेणी का nवां पद कितना an और दूसरी श्रेणी का nवां पद an, ये दोनों बराबर। अब दोनों के सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पर क्या सूत्र बनेगा? a धन n ऋण 1 और यहाँ कैपिटल D, इधर a धन n ऋण 1 और इधर स्मॉल d। इसका सूत्र लिखेंगे तो इधर कैपिटल आएगा और इसका सूत्र लिखेंगे तो इधर स्मॉल आएगा। अब मान रख देते हैं, कैपिटल A का मान कितना 63 धन n ऋण 1, कैपिटल D का मान 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2 बराबर स्मॉल a का मान 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3 धन n ऋण 1 और स्मॉल d का मान 7, तो यहाँ पर 7। हल कर लेते हैं। 63 धन 2 का गुणा करो 2n, 2 का 1 में गुणा तो 2 बराबर 3 धन 7 का अंदर गुणा 7n ऋण 7 एकम 7, n वाले इधर बिना n वाले उधर, तो यहाँ कितना 2n 7n इधर आएगा तो ऋण का बराबर, ये कितने हो गए 3 में से 7 घटाओ, 3 में 7 घटाओ तो ऋण, बड़ी संख्या ऋण के तो ऋण और 7 में 3 घटाएंगे तो 4। आप 63 में से 2 घटाओ, 63 में से 2 घटाए तो 61, धन के उधर जाएंगे तो ऋण के तो 61। ये कितनी बड़ी संख्या ऋण की, तो ऋण 2n में से 7n घटाएंगे तो ऋण का 5n, ये दोनों संख्या ऋणात्मक जुड़ जाएगी तो 61 और 4 65, ऋण से ऋण कट जाएगा, 5 65 के बटे में चले जाए तो 65/5, 5 से काट दो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1 तो 15, 5 दिया 15, n कितना आया 13, n का मान आया 13। अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद समान होंगे। यहाँ लिखेंगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या लिखते हैं हल। माना कि वह एपी ए धन डी, ए धन 2d, ए धन 3d, डैश है। ठीक है, ये एपी ज्ञात करना है तो हमें ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा और डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब हमें दिया क्या है, दिया है तीसरा पद कितना 16, तो a3 ये कितना 16, तो a3 का सूत्र क्या होगा, a धन 2d बराबर 16, ये हो गई समीकरण 1। और क्या दिया हमें, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब दोनों में अंतर कितने का है 12 का, 7वें में से 5वां घटाएंगे तो 12 आएगा। a7 माइनस a5 ये कितना 12, हम सूत्र लिख दो इसका, a7 का क्या होगा a प्लस 6d माइनस a5 का क्या होगा a प्लस 4d बराबर 12। अब मान इसको धन से खोलते हैं, इसको ऋण से खोलते हैं, तो क्या होगा a धन 6d, फिर ये ऋण से खोलेगा दोनों ऋण क्या हो जाएंगे, तो a ऋण 4d बराबर 12। a धन का और a ऋण का कट जाएगा, 6d में से 4d घटाएंगे तो 2d बराबर 12, तो d कितना हो जाएगा 12/2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो d का मान कितना आया 6, d का मान 6 किसमें रख दें, समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में
रखने पर एक क्या है, ए धन 2d बराबर 16 मान रख देते हैं यहाँ d का 6, तो ए धन 2 गुणित 6 बराबर 16, तो ए धन 6 दूनी 12 बराबर 16, तो ए बराबर 16 और 12 उधर जाएंगे तो ऋण के, तो ए बराबर कितना आया 4। अब ए का मान भी आ गया हमारे पास और डी का मान भी आ गया, हम ए पी याद कर सकते हैं। लिखेंगे अतः ए पी निम्न होगी, क्या होगी, ए धन डी, ए धन 2d, ए धन 3d डे डे डे। तो ए का मान कितना 4, फिर 4 धन 6, फिर 4 धन 2 गुणित 6, फिर 4 धन 3 गुणित 6 कॉमा डे डे डे। तो ये कितना हो गया 4, 6 और 4 10, फिर 6 दूनी 12, 12 और 4 16, फिर 6 3 18, 18 और 4 22 कॉमा डे डे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एपी 3 8 13 डे 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब पीछे से हमको 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से 20वां पद इधर याद करना है। तो इसका एक सूत्र होता है, वो लिख लीजिए, नोट एपी का अंतिम पद से nवां पद an बराबर l ऋण n ऋण 1 d, जहां l क्या है, अंतिम पद, और d तो सार्वंतर है, n पदों की संख्या है। ठीक है, तो इस सूत्र से हमें अंतिम से nवां पद मिल जाएगा। क्या लिखते हैं हल, यहां अंतिम पद कितना है, l कितना 253, और सार्वंतर d निकालेंगे, a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो d कितना 8, ऋण a1 कितना है 3, d कितना आ जाएगा 5, और कितना दिया 20वां पद निकालना है, तो n का मान कितना, n बराबर 20। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, एपी का अंतिम से 20वां पद, तो क्या लिखेंगे, a 20 बराबर, सूत्र क्या होगा, l ऋण n माइनस 1 d। अब यहाँ पर l का मान रख दो, कितना है l का मान 253, ऋण n की जगह तो 20, ऋण 1 और d कितना 5, तो कितना हो जाएगा 253 ऋण 20 में से 1 घटाओ तो कितना 19 गुणित 5, तो 253 ऋण 19 पंजे 95। अब 253 में से 95 घटा देंगे तो यहाँ 3 में से 5, 3 में से 5 है, 13 मान लो, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ हो गए 4, 4 में से 9 नहीं जाएंगे, 14 मान लो, 14 में से 9 गए तो 5, और यहाँ 1, तो अंतिम से 20वां पद कितना आया 158। तो लिख देंगे अतः एपी का अंतिम से 20वां पद $158 है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमको 3 पद ज्ञात करना है, तो हमें प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। वो हम इन जो हमें शर्त दी है इनकी सहायता से हम प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे, हल दिया है,
क्या दिया, चौथे और आठवें पदों का योग। तो चौथा पद क्या होगा, A4 और आठवां पद क्या होगा, A8 और इनका जोड़ कितना दिया है, 24। इसको हल कर लेते हैं। A4 की जगह क्या लिखेंगे, A+3D और A8 की जगह क्या लिखेंगे, A+7D बराबर 24। तो A के और A के कितने हो गए, 2 है। धन 3D और 7D 3D और 7D कितने हो जाएंगे, 10D बराबर 24। 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचा, A। 2 का पड़ा इतनी बार बोलिए 10 आए, 2 पंजे 10, ये D बराबर 24। ये 2 24 के बटे में चले जाएंगे तो A धन 5D बराबर 24/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो A धन 5D बराबर 12। ये हो गई समीकरण 1। और क्या दिया हमें, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा पद क्या होगा, A6 और 10वां पद क्या होगा, A10। इन दोनों का जोड़ कितना दिया, 44। अब सूत्र लगा देते हैं। A6 का क्या होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5, A+5D। A10 का क्या होगा, A+9D बराबर 44। A के और A के कितने हो जाएंगे, 2 है। धन 5D और 9D कितने हो जाएंगे, 14D बराबर 44। 2 कॉमन ले लेते हैं। A धन 2 का पढ़ा इतनी बार बोलिए कि 14 है, 2 से 14 बराबर 44। 2 44 के बटे में चले जाएंगे तो A धन 7D बराबर 44/2। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो A धन 7D बराबर 22। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 क्या है, A धन 5D बराबर 12। समीकरण 2 क्या है, A धन 7D बराबर 22। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। अब इन दोनों के चिन्ह देखो कैसे हैं, समान। तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये ऋण, ये ऋण, ये ऋण, यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण, ये दोनों एक धन का एक ऋण का कट जाएगा। 5D में से 7D को घटाएंगे तो बड़ी संख्या ऋण की तो 2D बराबर 12 में से 22 को घटाएंगे तो ऋण, 22 में से 12 को घटाया तो 10, ऋण से ऋण कट जाएगा। तो D बराबर 10/2। तो 2 पंजे 10, D कितना आया, 5। D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, A धन 5D बराबर 12। ठीक है, इसमें रख देते हैं D की जगह 5। तो A धन 5 गुणित 5 बराबर 12। तो A धन 25 बराबर 12। तो A बराबर 12 ऋण 25। तो A बराबर बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, 25 में से 12 घटा दो तो 13। तो A का मान कितना आया, ऋण 13। अब A का मान भी हमारे पास और D का मान भी। हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो पहला पद A1, A1 क्या होता है, A। तो A1 कितना आ गया, A का मान कितना, ऋण 13। दूसरा पद A2, ये क्या होगा, A धन D। तो A2 बराबर A कितना, ऋण 13 धन D कितना, 5। तो A2 कितना आ जाएगा, ऋण 13 में से 5 घटाओ तो 8। तो A2 आया ऋण 8। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो A3 बराबर A+2D। A कितना, ऋण 13 धन 2 गुणित D कितना, 5 बराबर ऋण 13 धन 5 दूनी 10, बड़ी संख्या ऋण की। तो 13 में 10 घटाएंगे तो 3। तो A3 कितना आया, ऋण 3। तो हमें इस प्रश्न में प्रथम 3 पद ज्ञात करना था। तो पहला पद आया ऋण 13, दूसरा पद ऋण 8 और तीसरा पद ऋण 3। तो प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7000 हो गया।
ठीक है, उसने कितने हज़ार से अपना कार्य आरंभ किया? 5,000 से। तो शुरू में उसका वेतन कितना था? 5,000। ठीक है, फिर हर वर्ष उसका वेतन 200 रुपये बढ़ता गया, तो दूसरे वर्ष कितना होगा? 5,200। फिर 200 रुपये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5,400। इस तरह बढ़ता जाएगा और अंत में उसका वेतन कितना होगा? 7,000। मतलब हमें याद करना है कि उसका वेतन 7,000 कब होगा, कितने वर्षों के बाद होगा। तो यहाँ ए कितना, सभी में 200 का अंतर है, इसलिए ये एपी है, तो हम इसको एपी से हल कर रहे हैं। प्रथम पद ए कितना है? 5,000। डी सार्वंतर कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। तो A2 कितना? 5,200। उसमें से पहला पद 5,000 घटा देंगे तो डी कितना आ जाएगा? 200। तो डी का मान है हमारे पास और ए का मान है। अब इसको हम मान लेते हैं एन, और एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख लेते हैं माना कि ए एन बराबर 7,000 और एन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि ए एन बराबर 7,000, तो एन का सूत्र लगा दो, ए धन एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ए का मान रख दो, ए का मान कितना? 5,000। तो यहाँ लिख देंगे 5,000। एन हमें मालूम नहीं है, ऋण 1, और डी कितना? डी का मान 200। तो यहाँ लिख देंगे 200 बराबर 7,000। 5,000 उधर चले जाएंगे तो एन ऋण 1 गुणित 200 बराबर 7,000 ऋण 5,000। अब एन ऋण 1 बराबर 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 2,000, और ये 200 इसके बटे में आ जाएगा, तो नीचे आ गया 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 से काटेंगे 20 को, 2 एकम 2 और 0, तो n बराबर कितना? 10, और 1 उधर जाएगा तो धन का, तो n बराबर कितना आया? 11। अतः उसका वेतन 11वें वर्ष कितना होगा? 7,000। यहाँ लिख देंगे अतः उसका वेतन 11वें वर्ष 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 19वां कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। पहले सप्ताह में बचत कितनी थी? 50। फिर हर सप्ताह वो कितनी बढ़ाती गई? 17.5। तो 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 67.5। अब 67.5 में फिर 17 अगले सप्ताह कितना हो जाएगा? फिर इसमें 17.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 85। 67.5 में 17.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और 5 10 की 0, 7 और 7 14 और 1 15, हासिल आई 1, 6 और 1 7 और 1 8, तो कितने हो जाएंगे? 85 रुपये। तीसरे सप्ताह में 85 रुपये। इस प्रकार उसकी बचत बढ़ती जाएगी और nवें सप्ताह में कितनी हो गई? 207.50। ये nवें सप्ताह में, तो n का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें समान अंतर है 17.5 का, तो ये एक एपी बन गई, तो इसको हम एपी से हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद ए कितना? 50 और सार्वंतर डी कितना होगा? A2 माइनस A1। अब A2 कितना है? 67.5। इसमें से 50 घटा देंगे, पहला पद 50 है तो 50 घटा देंगे, तो डी कितना आएगा? 17.5। ये डी का मान आया। फिर इसको हम एन को पद मान लेते हैं, माना AN बराबर 207.50 और n हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखते हैं चूंकि AN बराबर 207.50। अब सूत्र लगा देते हैं, a धन n ऋण 1 गुणित d बराबर
207.50। ए का मान रख दो, ए का मान 50, यहाँ लिख देते हैं 50 धन एन हमें मालूम नहीं है, डी कितना 17.5, तो यहाँ 17.5 बराबर 207.50, ये 50 उधर चले आएंगे, तो एन ऋण 1 गुणित 17.5 बराबर 207.50 ऋण 50। अब एन ऋण 1 गुणित 17.5 बराबर 207.50 में से 50 घटा देंगे तो कितना आएगा 157.50। अब ये 17.5 इसके बटे में आ जाएगा, तो एन ऋण 1 बराबर 157.50 बटे 17.5। अब ये दशमलव नीचे से हटाए तो ऊपर 1 लिखेंगे, दशमलव के इधर कितना अंक है 1, तो 1 0, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो 2 0 लगेगी। अब इस 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो एन ऋण 1 बराबर कितना बचा 1575 बटे में 175। अब 5 से इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 बचे 2 तो 5 25, इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचे 2 तो 25 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 छंग 30 बचा 1 तो 15, 5 तिया 15, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 9 की 63। तो ये प्रश्नावली 5 दशमलव कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।